हेलो गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गौरव, शगुन, प्रीति, सिद्धार्थ, नेहा, श्वेता, शुभम। कैसे हैं आप सभी लोग? काजल। तो आपकी इकॉनमी की क्लास भी शुरू हो चुकी है ना? यार वो धुली नहीं है बेसिकली। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं? ऑल क्लियर। चलिए, थैंक यू। एक सेकेंड। हाँ, अब सही है यार, थैंक यू। चलिए, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सभी बातें डिस्कस कर ली थी पुर्तगालियों के बारे में। आज हम आगे बढ़े उससे पहले पोर्चुगीज के बारे में दो बातें हमें डिस्कस करना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब मैं आपको ये समझा देता हूं, तो ध्यान से आप ये समझिए और फिर हम अगले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पुर्तगाल के बारे में पहला मसला जो हमें पढ़ना था कि सर आखिर पोर्चुगीज का पतन क्यों हो गया, इनका डिक्लाइन क्यों हो गया। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए और लगभग 100 सालों तक कोई भी दूसरी यूरोपीय कंपनी भारत नहीं आई। अगली यूरोपीय कंपनी जो भारत आई वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1605 के आसपास भारत आई। तो आपको 100 साल का बफर मिला है, आपको 100 इयर्स एक्स्ट्रा मिले। इसके बाद भी आप अपने एम्पायर को नहीं बना पाए और आपने डिक्लाइन हो गया। दूसरी कंपनियां आई, नई कंपनियों ने आपको हरा दिया और हरा करके आपके सारे अधिकारों को खत्म कर दिया। तो ये हमें डिस्कस करना है कि पतन क्यों हुआ। और पतन के बाद हमें यह भी जानना है कि आखिर इनका योगदान क्या है, या योगदान से बेहतर शब्द रहेगा कि इनका प्रभाव क्या है, इनका इफेक्ट क्या है। हर चीज का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। चाहे वो भारत में सबसे पहले जब ईरानी आक्रमण हुआ, जब इंडिया में पहली बार पर्शियन अटैक हुआ, तो पर्शियन अटैक का भी भारत पर प्रभाव हुआ। माना जाता है कि ईरान में उस समय एक अभिलेख लिखने का जो तरीका था, जो इंस्क्रिप्शन लिखने का तरीका था, सजावट थी, वो तरीके को अशोक ने अडॉप्ट किया था। और ये भी माना जाता है कि वहीं से एक लिपि निकल के आई अरमाइक, जो आगे जा करके खरोष्टी के रूप में विकसित हो गई। तो वो भी प्रभाव हुआ। ये भारत पर हम पहले आक्रमण की बात कर रहे हैं। जब यूनानी शासक भारत आए, अलेक्जेंडर का अटैक इंडिया पर हुआ, तब भारत में नए नए आर्ट फॉर्म आए, नए नए दार्शनिक, हिस्टोरियन, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर भी पुर्तगालियों ने इतना लंबा समय भारत में बिताया है, तो कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव जरूर हुआ होगा। तो पहले हम पतन के कारणों की चर्चा करते हैं। देखिए, पतन में जो सबसे पहला कारण माना जाता है वो ये है कि ये जो कंपनी है वो पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। जो पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी है, इट वॉज कंप्लीटली गवर्नमेंट कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी नहीं थी। सरकार का उसमें शेयर था, लेकिन वो सरकारी कंपनी नहीं थी। तो जब कोई गवर्नमेंट कंपनी काम करती है, तो इस कंपनी में कहा गया कि चूंकि ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है, तो इसमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और लचरता बहुत ज्यादा थी। इसमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा था। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि कंपनी में ही अगर भ्रष्टाचार हो जाए, करप्शन हो जाए, तो फिर वो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। दूसरा कारण ये माना जाता है कि इनकी धार्मिक नीति, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज।
भारत का एक इतिहास रहा है, इंडिया में बहुत पहले से फॉरेन इन्वेजन होता रहा है। ठीक है, भारत में ईरानी आए, फिर ग्रीक्स आए, इसके बाद मुसलमान शासन भारत पे लगभग 1000 सालों तक रहा, ऑलमोस्ट 1000 सालों तक रहा। लेकिन भारत में कभी भी आप इंडिया को कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि भारत का जो कल्चरल रूट है वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। आप दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता या सबसे पुराने रिलीजन की जब बात करते हैं तो वो इंडिया में पाए जाते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैदिक धर्म, शैव मत, भागवत मत, ओके, वैष्णव मत, वो सब आपको देखने मिलेंगे। तो एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और बहुत रूटेड है। और पोर्चुगीज क्या चाहते थे कि वो सारे इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, और बहुत ही कट्टर तरीके से वो धार्मिक नीति को आगे बढ़ाते थे, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव तरीके से अपनी रिलीजियस पॉलिसी को आगे बढ़ाते थे। तो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने इस नीति को नहीं माना, तो धार्मिक नीति भी एक बड़ी कह सकते हैं कि कारण रहा। तीसरा, लूट की नीति, लूट की नीति, पॉलिसी ऑफ लूट या पॉलिसी ऑफ पायरेसी। पायरेसी, तो समुद्र में लूटा लूटा करते थे चीजों को, याद आ रहा होगा आप लोगों को जब उन्होंने मुगल सम्राट की शिप को रोक लिया था। तो इससे भी आसपास के राजा बहुत परेशान थे, इससे भी बहुत इनका विरोध हुआ। चौथा कारण ये माना जाता है कि मुगलों से संबंधों का प्रतिकूल होना। ठीक है, जो मुगल थे उनके साथ इनके संबंध बहुत खराब हो गए थे, और वो हमने दिखाया भी था। शाहजहां की जो बेगम थी मुमताज महल, भैया उस व्यक्ति ने उसके लिए ताजमहल बनवा दिया, और ऊपर से आप हो कि आपने उनकी दो जो कार्मी हैं उनको चुरा करके स्लेव ट्रेड में डाल दिया, दास व्यापार में डाल दिया। तो इस बात का विरोध होना लाजमी था। और फिर आप जान रहे हैं कि शाहजहां ने अपने बंगाल के गवर्नर को भेजा और उससे कहा कि आप बंगाल से या पूरे मुगल साम्राज्य में जहां जहां पुर्तगाली शासन कर रहे हैं वहां वहां से आप इनको हटाना शुरू कीजिए, विशेष तौर पर बंगाल में। तो बंगाल इनके हाथ से चला गया, हुगली इनके हाथ से चला गया। 1632 आते आते तक हुगली इनके हाथ से निकल चुका था। एक और चीज है, ठीक है, अगला जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये है कि इसी समय पर अभी तक, मैं यहां लिखूंगा पांचवा कारण, डच व अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। ठीक है, भारत आगमन, नई कंपनियां भारत आ गई और डच और अंग्रेज इनसे कई गुना बेहतर थे इन दी नेवी। अभी हम डचेस के बारे में पढ़ेंगे और आप जान पाओगे कि डचों ने कई जगह पर पुर्तगालियों को हराया, कई जगह पर। जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, मलेशिया वाला क्षेत्र है, वहां से पूरी तरह से इन्होंने पुर्तगालियों का सफाया कर दिया, और सिर्फ वहां पर डचों का शासन रहा। तो बहुत सारे युद्ध ये हारेंगे डचों से। फिर जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज भी इन्हें हराएंगे। रीजन, डच और अंग्रेज, एक तो दोनों की कंपनियां गवर्नमेंट नहीं थी। डच की कंपनी एक ज्वाइंट कंपनी थी जिसमें गवर्नमेंट भी थी और जिसमें आप कह सकते हैं शेयर होल्डर थे। सेम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दूसरी बात, इनकी नवल पावर ज्यादा बेहतर थी, इन्होंने नौसेना पर ज्यादा काम किया था और ये नवीन तकनीकों का सहारा ले रहे थे, तो ये ज्यादा स्ट्रांग थे। ऑल्दो पोर्चुगीज नेवी भी अच्छी थी पर उतनी अच्छी नहीं कि वो डच और अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। तो हम अभी बैटल ऑफ स्वाले की बात करेंगे जो गुजरात के तट पर लड़ा जाएगा, जिसमें अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देंगे और फिर वो सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे और डच हर जगह हराएंगे। ठीक है, तो डच और अंग्रेज जैसी नई कंपनियों का आगमन ये भी इसका एक प्रमुख कारण है। बाकी और भी कारण है, देखिए इनका दो कारण ये भी रहे कि इसी समय इनको ब्राजील और दक्षिण अमेरिका के बारे में पता चल जाता है और स्पेन जो है वो पुर्तगाल पर अधिकार कर लेता है। अब स्पेन का ध्यान कभी भी भारत पर नहीं था, अब पुर्तगाल पुर्तगाल रहा ही नहीं। स्पेन ने क्या किया, पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। अब जब स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार किया और स्पेन का ध्यान कभी भी पूर्वी व्यापार पर नहीं था, स्पेन का ज्यादा ध्यान कहां पर था,
दक्षिण अमेरिका के व्यापार पर था, साउथ अमेरिका के व्यापार पर था। तो वो भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि राजाओं ने भी ज्यादा समर्थन नहीं दिया, उन्होंने भी ज्यादा इस बारे में बात नहीं की। तो ये कारण रहेंगे, ये अलग अलग रीजन रहेंगे कि क्यों पुर्तगालियों का पतन हो गया, वाई पोर्चुगीज डिक्लाइन। चलिए, तो यहां से एक प्रश्न बनाएं आप लोग, लिखें, आप लोग एक प्रश्न लिखें। लिखिए। पुर्तगाली भारत में भारत में आने वाले प्रथम आने वाले प्रथम तथा भारत से भारत से जाने वाले भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय थे। अंतिम यूरोपीय थे। बावजूद इसके वे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। इसके कारणों को समझाइए। ये प्रश्न का जवाब आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। ठीक। चलिए, देखिए इंग्लिश में। पोर्चुगीज वर first to arrive in India, first to arrive in India, and last to go from India. Portuguese were first to come in India and last to go from India. Then too, they could not establish. Then too, they could not establish their their supremacy. They could not establish their supremacy as as British East India Company established. As British East India Company established. Full stop. What were the main reason behind this? What were the main reason behind this? Explain. ठीक है, ये प्रश्न का जवाब आपको लिखना है। अब देखो, इस प्रश्न में एक चीज देखो आप लोग, ये प्रश्न आपको अक्सर देखने मिलेंगे कि इसमें एक भाषा दी गई है, इसमें एक लैंग्वेज हमने दी है। अब इस भाषा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये किस प्रकार की भाषा दे दी, किस प्रकार की लैंग्वेज दे दी। आप इस पर फोकस करो कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर आप इसका निचोड़ निकालोगे तो वो अल्टीमेटली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ पोर्चुगीज का इंडिया में डिक्लाइन क्यों हुआ। 100 बात की एक बात। लेकिन ये भाषा अक्सर आपको सवालों में मिलेगी, ताकि भैया पीएससी का सवाल है, लगना चाहिए कि सवाल जैसा पूछा है ना, माहौल पूरा बनना चाहिए, नेताजी आए हैं तो भौकाल पूरा बनना चाहिए। तो ऐसे ही ये प्रश्न होते हैं भौकाल वाले। लेकिन एक्चुअल में भौकाल सिर्फ बाहर से ही है, आपको अंदर से दिखेगा कि बहुत आसान सवाल पूछा है। अल्टीमेटली उन्होंने पोर्चुगीज के डिक्लाइन के रीजन को पूछा है। तो लिखेंगे आप लोग ये जवाब, लिख पाएंगे?
ठीक है, तो ये लिखना है आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब हमें पुर्तगालियों का तकनीक में योगदान पढ़ना है। चलें, अब हमें ये डिस्कस करना है कि सर पुर्तगालियों का भारत में योगदान क्या रहा। ठीक है, तो अब हम योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा भारत में। तो इनके योगदान को हम तीन चार भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे एक हम डिस्कस करेंगे कि तकनीकी योगदान, तकनीकी योगदान। दूसरा हम देखेंगे कृषि में क्या योगदान रहा, एग्रीकल्चर में क्या योगदान रहा। तीसरा समाज में क्या योगदान रहा। सामाजिक व धार्मिक योगदान, इंग्लिश में सोशल और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन क्या रहा। और फिर हम जानेंगे आखिरी में कि इनका स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा। तो ये चार अलग अलग तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे। एक तो टेक्नोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर सोसाइटी और रिलीजन में क्या कंट्रीब्यूशन है, और स्थापत्य कला में आखिरकार इनका क्या योगदान है। तो देखिए, सबसे बड़ा योगदान जो इनका माना जाता है टेक्नोलॉजी में, इन्होंने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली थी 1556 में। इन्होंने दोस्तों गोवा में भारत की भारत की प्रथम भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ओपन की थी। भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ओपन की थी। इंग्लिश में दे ओपनड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इन गोवा एट 1556। और ये बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इसी के बाद भारत में जितनी भी पुरानी किताबें थी उन सबको अच्छे तरीके से लिखा गया, उनको संजोया गया, उनकी बहुत सारी कॉपीज बनाई गई, बहुत सारे नए लेखक उभर के आए। अब जो रचनाएं बन रही थी उन्हें आपको ताम्रपत्र पर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसे पेपर भी था, लेकिन पेपर के साथ आप प्रिंट करा सकते थे, उसकी बहुत सारी कॉपीज आप कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा योगदान था पुर्तगालियों का कि वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। दूसरा, इसके अलावा वे भारत में जहाज निर्माण जहाज निर्माण, सॉरी, हथियार निर्माण, हथियार निर्माण और कृषि की नवीन तकनीकें लाए। नवीन तकनीकें लाए वो शिप बिल्डिंग। अब शिप बिल्डिंग में पोर्चुगीज काफी अच्छे थे, और ये बहुत शुरू से अच्छे थे। जब हमने जाना था कि यूरोप में जब रेनेसो आया था, यूरोप में जब पुनर्जागरण आया था 1453 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति भी आई थी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आया था। और उसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से जो पोर्चुगीज हैं उन्होंने बहुत अच्छी शिप बनाई, स्पेनिश ने बहुत अच्छी शिप बनाई। तो शिप बिल्डिंग में वो काफी अच्छे थे। और एग्रीकल्चर में एक तो नई नई फसलें लेकर के वो भारत आए, तंबाकू लेकर के आए, काजू लेकर के आए, ठीक है, ये सारी फसलें वो लेकर के आए। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे आप ज्यादा प्रोडक्शन ला सकते हैं, कैसे आप कम जमीन पर अधिक से अधिक उत्पादन ला सकते हैं, ये बात भी उन्होंने बताई थी। अब इसके अलावा वो भारत में कृषि में उनका बहुत बड़ा योगदान है, एग्रीकल्चर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कृषि में वो एग्रीकल्चर में नवीन सिंचाई पद्धति, नवीन सिंचाई पद्धति, याद कीजिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा वाले क्षेत्र में न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया था।
जो नई सिंचाई पद्धतियां हैं वो लेकर के आया था और नई सिंचाई पद्धतियों को उसने वहां पर लागू किया था। उसके अलावा ये भारत में नवीन फल, कुछ नए फल लेकर के आए, इंडिया में कुछ नए फ्रूट्स लेकर के आए। जैसे माना जाता है कि जो पाइनएप्पल है अर्थात अनानास है वो पोर्चुगीज लेकर के आए थे। पपाया जो पपीता है वो भी पोर्चुगीज लेकर के आए थे। और जो आम है वो भी माना जाता है पुर्तगाली लेकर के आए थे। इसी तरह ये भारत में नवीन फसलें लेकर के आए, कुछ नई क्रॉप्स लेकर के आए। काजू, टमाटर, मिर्च, उसके अलावा तंबाकू, तंबाकू, ये सारी फसलें भारत कौन लेकर के आया? तो ये सारी फसलें माना जाता है कि जो पोर्चुगीज हैं, लाल मिर्च जो होती है बड़ी वाली आज हम खाते हैं, वो लाल मिर्च पोर्चुगीज ही इंडिया लेकर के आए थे। कॉफी और रबड़ भी यही लेकर के आए थे। ठीक है, कहवा और रबड़ ये भी पोर्चुगीज इंडिया लेकर के आए थे। तो लाल मिर्च जो बड़ी वाली आज लाल मिर्च होती है वो भी पोर्चुगीज इंडिया लाए थे। तो ये नवीन फसलें भी भारत लाए, ये नई क्रॉप्स भी इंडिया में लेकर के आए। और आज ये सारी फसलें भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा, हमारी डेली लाइफ का ये सभी फसलें हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, तो एक तरफ उनका टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा योगदान है और दूसरी ओर उन्होंने एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब एक और बात आप समझें कि इनका धार्मिक योगदान और सामाजिक योगदान क्या रहा, इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले भारत में ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का आगमन, इंडिया में क्रिश्चियनिटी पोर्चुगीज ही लेकर के आए थे। अगला सती प्रथा, सती प्रथा की समाप्ति, जहां जहां पोर्चुगीज का शासन था वहां उन्होंने सती की प्रैक्टिस को खत्म किया था। तीसरा आप देखें तो प्रथम ईसाई मिशनरी भी इन्हीं के समय आई। प्रथम ईसाई मिशनरी, फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी भी इन्हीं के टाइम पर आई थी, फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी। और एक जो संत थे, जो ईसाई संत थे, उनका नाम था फ्रांसिस जेवियर। उनका नाम क्या था? फ्रांसिस जेवियर। तो फ्रांसिस जेवियर नाम के संत भी इसी ईसाई मिशनरी को लेकर के भारत आए थे। ये पहले पादरी माने जाते हैं, फर्स्ट पादरी इनको माना जाता है। तो ये इसी समय भारत में आए थे। तो भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत होती है, इंडिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। मिशनरी का अर्थ ये होता है कि मिशनरी कुछ लोगों का एक समूह है जो दूसरे देश में या दूसरी जगह पर जाता है। एक तो वहां पर कुछ अच्छे काम करता है जैसे स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, पर उसी के साथ साथ वो धर्मांतरण भी करता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है कि वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करें, वो ईसाई धर्म को अपनाएं। ये बड़ा योगदान रहता है, ये मिशनरियों का काम रहता है। तो मिशनरीज इंडिया में बहुत आएंगी, एक्सट्रीम मिशनरीज आएंगी इंडिया में, जो आगे भी आपको बड़ी मात्रा में दिखाई देंगी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। इसको लाने वाले पोर्चुगीज थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आखिरी स्थापत्य कला में योगदान क्या है, आर्किटेक्ट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, अब हमें ये जानना होगा कि स्थापत्य में क्या योगदान रहा, आर्किटेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो यह भारत में एक नई निर्माण कला लेकर के आए थे जिसे गोथिक स्थापत्य कला कहा जाता है। आप आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ेंगे, गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि भारत में कभी भी अब इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं बनी थी जिसके मेहराब ऐसे होते हो, बहुत ऊंचे होते हो। तो ये आर्ट जो है वो भारत में यही लेकर के आए थे। ठीक है, इस तरह की इमारतें बनने लगी थी। अब इसमें उन्होंने एक बिल्डिंग भी बनवाई थी। भारत का
भारत का प्रथम चर्च, फर्स्ट चर्च ऑफ इंडिया, और ये है सेंट थॉमे चर्च। कहाँ पर है? केरल। कब बना? 1510। तो ये गोथिक आर्किटेक्ट लेकर के आए थे। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे बड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। एक सेकंड दीजिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये गोथिक आर्किटेक्ट होता है इस तरह से। ठीक है, और ये पहली प्रिंटिंग प्रेस है। गोवा हैड दी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, इस तरह का था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, एक और प्रश्न लिखेंगे आप लोग। पुर्तगालियों के पुर्तगालियों के भारत पर भारत पर लगभग 400 वर्षों पुर्तगालियों की भारत में, ऐसा कर लीजिए, पुर्तगालियों की भारत में लगभग 400 वर्षों तक उपस्थिति उपस्थिति के क्या परिणाम थे? समझाइए। ठीक है, what were the result of presence of Portuguese in India for more than 400 years? 125 words. What were the result of presence of Portuguese in India for more than 400 year? ये जवाब लिख करके आपको आना है। तो दो आपके पास सवाल हो गए, दो क्वेश्चंस आपके पास हो गए जो आपको लिख करके लाना है। बताइए, यहां तक बात समझ में आई? क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें निकल करके आई? तो ये सारा योगदान रहेगा, ये सारा कंट्रीब्यूशन रहेगा पोर्चुगीज। आर वी क्लियर? यहां तक बात स्पष्ट है? एक बार बताएं सभी लोग। और दोनों प्रश्न आपको लिख करके लाने हैं। कोशिश करें कि आज ये दोनों प्रश्नों का जवाब आप लिखें। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो हम पहले इनके मॉडल आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख करके जरूर लाइएगा दोस्तों, ये मेरा आपसे एक निवेदन है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। ठीक। बताइए, यहां तक स्पष्ट है? हाँ, अल्फांसो बिल्कुल यहीं से आया है, अल्फांसो आम। एक मिनट में बात करता हूँ, मैंने कल तुरंत दे दिया था। देखो, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ अनुपमा, पहले आप लिख करके आएंगे फिर मैं एक मिनट चेक करता हूँ कि अपलोड क्यों नहीं हुआ। जस्ट लेट मी चेक यार, मैंने कल तुरंत दे दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
नहीं, अपलोड तो हुआ है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है लेक्चर 1 टू लेक्चर 8 कंप्लीट पीडीएफ। देखिए आप, पीडीएफ अपलोड हुआ है, मैं भी वही चेक कर रहा हूँ। नहीं, अपलोड हो चुका है दोस्तों। इट इज अपलोडेड। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ तक बात स्पष्ट है, यहाँ तक बात स्पष्ट है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, अगले टॉपिक पर आए। कोड साफ दिख रहा है यार। ठीक है। एक मिनट देंगे, अगले टॉपिक पर हम आएंगे दोस्तों। अगला हेडिंग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक मिनट दीजिए बस मुझे। चलिए, अगली हेडिंग लगाइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमें डचों के बारे में पढ़ना है कि डचेस इंडिया किस तरह से आएंगे, वो भारत में एक्सपेंशन कैसे करेंगे, और कैसे अंग्रेजों के साथ उनका एक युद्ध होगा जिसे बैटल ऑफ बेदरा कहा जाता है। बैटल ऑफ बेदरा में डच पूरी तरह से हार जाएंगे और उनकी समाप्ति हो जाएगी। पहले दो बातें आप समझ लीजिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बेसिकली जितने भी डच लोग थे, ये सारे के सारे लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था, और रिसेंटली 2 या 3 साल पहले मुझे याद है कि नीदरलैंड ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पास किया कि अब उसे सिर्फ नीदरलैंड के नाम से जाना जाए, उसे हॉलैंड के नाम से ना जाना जाए। तो नीदरलैंड के जो निवासी हैं उन्हें डच कहा जाता है। तो नीदरलैंड से जो कंपनी भारत आई उसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, उसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में हम चार बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी की कंपनी की स्थापना के बारे में, कि आखिर कंपनी की स्थापना कैसे हुई और कंपनी भारत कैसे आई। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, बहुत एक बेसिक बात किसी भी चीज के बारे में, सिंपल बातें हमें डिस्कस करना है। फिर दूसरा हमें जानना है कि डच पुर्तगाली डच पुर्तगाली संघर्ष के बारे में, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। देखिए, हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले
कि पोर्चुगीज के डिक्लाइन का इंडिया में एक बहुत बड़ा रीजन थी डचेस। डचेस आएंगे, वो हर जगह पर जाकर के पुर्तगालियों से युद्ध करेंगे और उस युद्ध में वो पोर्चुगीज को एक एक करके हराते जाएंगे। एक और बात, डच का ज्यादा फोकस इंडिया पर नहीं रहेगा, उनका भारत से ज्यादा जो फोकस रहेगा वो फोकस उनका इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में रहेगा, मलेशिया वाले क्षेत्र में रहेगा। तो वहां से उन्होंने पुर्तगालियों को पूरी तरह से हटा दिया, वहां से उन्होंने पोर्चुगीज को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो हम डच और पोर्चुगीज संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे डचों के भारत में व्यापार केंद्र। इसके लिए आपको एक नक्शा बनाना होगा, मेरे साथ ही बनाएंगे आप। डचों के भारत में व्यापार केंद्र और फिर डचों का पतन, डिक्लाइन ऑफ डचेस। ठीक है, तो ये 4 भागों में बांट करके हम टॉपिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। सेकंड वी डिस्कस अबाउट डच पोर्चुगल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड we will discuss the Dutch trading center in India, and fourth we will discuss the decline of Dutches in India। भारत में किस तरह से डचों का पतन हुआ, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इन 4 भागों में बांट करके हमें इस पूरे टॉपिक का अध्ययन करना है। चलिए शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्थापना के बारे में। हम कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जो कंपनी की स्थापना है दोस्तों, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, 1602 में हुई थी। ठीक है, कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी, 1602 में हुई थी। ओके और जब कंपनी की स्थापना हुई तो इसी समय देखिए, ये जो कंपनी है, ऐसा पढ़ें इसको, समझें कि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, यह एक संयुक्त कंपनी। यह कैसी कंपनी है? यह एक संयुक्त कंपनी है। इट इज अ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या हुआ सर? संयुक्त कंपनी का अर्थ यह हुआ कि इसमें प्राइवेट पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट के साथ साथ इसमें सरकारी पैसा भी लगा हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा भी लगा हुआ है। जबकि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी, एक पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी थी। तीसरा पॉइंट आप याद रखें कि इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उद्देश्य बड़ा क्लियर था, पूर्वी एशिया के व्यापार से लाभ अर्जित करना। पूर्वी एशिया के व्यापार से लाभ अर्जित करना, टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड ऑफ ईस्ट एशिया। ठीक है, पूर्वी एशिया के व्यापार से इन्हें बेसिकली पूर्वी एशिया के व्यापार से लाभ अर्जित करना था, इन्हें पूरा प्रॉफिट जो है वो बनाना था। पूर्वी एशिया में मुख्यालय, हेडक्वार्टर इन ईस्ट एशिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने अपना मुख्यालय भारत में नहीं बनाया, इन्होंने अपना मुख्यालय
बटाविया में बनाया। और बटाविया कहाँ पर आता है? इंडोनेशिया में आता है। इन्होंने इंडिया में अपना मेजर सेंटर नहीं बनाया, जो इस बात को दर्शाता है कि इनका ध्यान कभी भी भारत पर नहीं था। इनका ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर था? इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर था। ठीक है, उन्होंने अपने ईस्टर्न एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो बटाविया में बनाया था। तो सर, भारत में कहीं ना कहीं तो हेडक्वार्टर होगा, इंडिया में कहीं ना कहीं तो हेडक्वार्टर बनाया होगा। बिल्कुल, इन्होंने भारत में दोस्तों जो अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो पुलिकट को बनाया था। ठीक है, तो भारत में मुख्यालय, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो भारत में इनका जो मुख्यालय था वो पुलिकट में था। पुलिकट। क्लियर? अगला पॉइंट, यहां तक बात है, बड़ी स्पष्ट बात है कि कंपनी 1602 में बनती है। यह एक ज्वाइंट वेंचर है। इसका उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट है कि इसे भारत पूर्वी एशिया के व्यापार से लाभ कमाना है। ये सारी बातें हैं। अब कुछ विशेषताओं की या अन्य तथ्यों की बात करते हैं। अन्य तथ्य, तो देखें, अन्य तथ्य में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 1602 में डचों को 1602 में हॉलैंड के शासक ने कंपनी को 21 वर्षों का एकाधिकार दिया। इंग्लिश में से लिखेंगे दी रूलर ऑफ हॉलैंड, द रूलर ऑफ हॉलैंड gave the trading monopoly for 21 years in 1602, for 21 years in 1602। ठीक है, दूसरी बात, भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाया, India became the center of textile export, India became the center of textile export। भारत से ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर, more focus on the spice trade, more focus on the spice trade of Indonesia, more focus on the spice trade of Indonesia। ठीक, चले अब इसको कहानी के तौर पे भी एक बार समझो कि ये पूरी कहानी किस तरह से आगे बढ़ी। तो देखिए, ये भारत है, अब समझिएगा, लिख तो लिया ही आप लोगों ने। यहां पर मान लेते हैं इंडोनेशिया है, और यहां पर एक छोटा सा देश है जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं। तो नीदरलैंड में क्या होता है दोस्तों कि नीदरलैंड में 1602 में एक कंपनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक कंपनी बनाई जाती है, और इस कंपनी का नाम रखा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, डची भाषा में इसका नाम वेरिंगते ऑस्टेंडे डी कंपनी है, पर उससे हमें मतलब नहीं है। हम सिंपल भाषा में इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो पहली बात ये डिसाइड की जाती है कि ये जो कंपनी है यह एक संयुक्त कंपनी होगी, यह एक ज्वाइंट वेंचर होगा। इसका मतलब इसमें सरकार का पैसा भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें निजी निवेशक भी हैं, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर भी हैं। अब जब भी कोई ऐसी कंपनी बनती है ना जिसमें निजी लोगों का पैसा लगे या एक से अधिक लोगों का पैसा लगे, तो वो कंपनी एक व्यक्ति नहीं चलाता। ऐसी कंपनी को चलाने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है,
जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। और सामान्यतः आपने एक शब्द सुना होगा कि आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। अब बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, जो सबसे बड़े निवेशक हैं कंपनी के, उन्हें बुलाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 17 लोगों का या 17 बड़े निवेशकों का एक मंडल था जो कंपनी के पूरे निर्णय लेता था। तो बोर्ड मेंबर्स थे। ये 17 बोर्ड मेंबर मिलकर के ये डिसाइड करते थे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी। अब जब ये कंपनी बनी तो इनके सामने पहली चुनौती जो आई कि आज, ध्यान दीजिएगा बात को, कि आज हमने एक कंपनी बनाई और हम भारत चले गए और इंडोनेशिया चले गए व्यापार करने के लिए। हम वहां पर अपना लाभ कमा रहे हैं। कल के दिन हो सकता है कि एक दूसरी कंपनी आ जाए, फिर हो सकता है एक तीसरी कंपनी आ जाए, फिर हो सकता है कि एक चौथी कंपनी आ जाए। वहीं नीदरलैंड से, अगर नीदरलैंड से ही एक से ज्यादा कंपनियां भारत पहुंच गई तो हम व्यापार में लाभ नहीं कमा पाए। तो फिर ये तुरंत राजा के पास गए, शासक के पास गए। उन्होंने कहा, हमने ये कंपनी बना ली है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमें पूर्व के साथ व्यापार करने का, आप हमें पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप हमें ईस्टर्न ट्रेड की मोनोपोली दे दीजिए। अब ये मोनोपोली क्या होती है, इसको जरा समझ लीजिए। देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये एक जगह है, उदाहरण के लिए ये है यूपी। ये क्या है, यूपी। और मान लीजिए कि मैं एमपी से आया हूं। मैं कहां से आया हूं, एमपी से। अब मैं एमपी से यूपी में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। किस चीज की फैक्ट्री, बिस्किट की फैक्ट्री। ठीक है, बिस्कुट की फैक्ट्री लगाना है उदाहरण के लिए। अगर मुझे, मैं गया सीएम के पास, मैंने कहा सर मैं यूपी में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और बहुत बढ़िया प्रकार का बिस्किट बनाऊंगा, यूपी में इतना अच्छा बिस्किट कभी नहीं बना होगा। मैं सीएम साहब के पास गया और मैंने सर से कहा कि सर बस मुझे एक काम कर दो, मुझे यहाँ पर बिस्किट के लिए मोनोपोली दे दो, बिस्किट के लिए मोनोपोली दे दो। उन्होंने कहा मतलब सर, जब तक मैं यूपी में बिस्किट का व्यापार कर रहा हूं, कोई भी दूसरी कंपनी, कोई भी दूसरा व्यक्ति बिस्किट का व्यापार नहीं कर सकता। अब इसी को बड़े पैमाने पर समझो। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो भी अपने राजा के पास गई और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमें मोनोपोली दें, कि हमारे अलावा और कोई भी दूसरी डच कंपनी, हाँ अंग्रेज तो आ सकते हैं, वो तो उनके हाथ में ही नहीं है ना, लेकिन कोई भी दूसरी डच कंपनी, हमारे अलावा कोई भी दूसरी डच कंपनी भारत नहीं आएगी, हमारे अलावा कोई भी दूसरा डच ट्रेडर इंडिया नहीं आएगा। इसी को हम मोनोपोली बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, ईस्टर्न ट्रेड करने के लिए मोनोपोली दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने 21 वर्षों का एकाधिकार दे दिया। अब कंपनी भारत आई तो भारत आकर के उन्होंने एक नया काम किया। भारत में उन्होंने मसालों का व्यापार नहीं किया, उन्होंने स्पाइस के ट्रेड पर फोकस नहीं किया। भारत आकर के उन्होंने वस्त्र के व्यापार पर फोकस किया, उन्होंने टेक्सटाइल के ट्रेड पर फोकस किया। तो पूछा जाता है वे कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाया, वो कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का सेंटर बनाया? तो जवाब होगा डच। एक और बात, उन्होंने अपना मुख्यालय, जो ये पूरे पूर्वी व्यापार का मुख्यालय है, ये जो पूरे ईस्टर्न ट्रेड का हेडक्वार्टर है, उन्होंने भारत में नहीं बनाया। उन्होंने ये मुख्यालय कहां पर बनाया? उन्होंने ये मुख्यालय इंडोनेशिया में बनाया दोस्त। कहां पर बनाया? इंडोनेशिया में बनाया। और इंडोनेशिया में बटाविया में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। भारतीय हेडक्वार्टर उन्होंने कहां बनाया? तो इंडियन हेडक्वार्टर उन्होंने पुलिकट में बनाया, लेकिन उनका मुख्य जो हेडक्वार्टर था वो इंडोनेशिया। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भारत से ज्यादा
किस पर फोकस किया? इंडोनेशिया पर फोकस किया। और यहां से वो किस चीज का व्यापार करते थे? मसालों का व्यापार करते थे। यहां से वो स्पाइस का ट्रेड करते थे। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियल है भारत में, कि किस तरह वो भारत आए, किस तरह उन्होंने भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाया, और भारत से ज्यादा फोकस उनका इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में रहा है, जहां से वो मसाले का व्यापार करते थे। आई विश अब आपको ये जो मैंने लिखवाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी की स्थापना कैसे हुई और कंपनी ने इतने सारे काम किस तरह से किए। मुझे बताएं एक बार कमेंट करके, क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? कहानी के रूप में समझ में आया? ओके आलोक, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे दोस्त। क्रिस्टल क्लियर, चलिए अच्छी बात है। एक कहानी के रूप में जरूर आप सेट करते जाइएगा चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो बहुत छोटा टॉपिक है, और ये है डचों का डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष। डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष। डच कॉन्फ्लिक्ट विद पोर्चुगीज। डच कॉन्फ्लिक्ट विद द पोर्चुगीज। ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर इन सब का कारण क्या था? तो एक ही कारण है, चलो मुझे आप ही लोग बता दो क्या कारण होगा। डच और पोर्चुगीज आपस में क्यों लड़ेंगे दोस्तों? तो सर दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। सर दोनों के बीच में ट्रेडिंग कंपटीशन। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण, ट्रेडिंग कंपटीशन के कारण दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है। और इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों का होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज का होने वाला है। तो शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत 1602 में ही हो गई। ठीक है, 1602 में हो गई। डचों ने क्या किया? डचों ने पुर्तगालियों, ये शुरुआत यूरोप में ही हो जाती है। डचों ने पुर्तगालियों को बंटम के युद्ध में हराया। डच डिफीटेड पोर्चुगीज इन द बैटल ऑफ बंटम। इन द बैटल ऑफ बंटम। ठीक है। फिर 1619, 1619 सबसे इंपॉर्टेंट डचों ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों से, डचों ने पुर्तगालियों से जकार्ता छीन लिया। डच कैप्चर्ड जकार्ता फ्रॉम द पोर्चुगीज। बहुत बड़ा धक्का लगा था पुर्तगालियों को ये, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो मसाला व्यापार है वो जकार्ता से ही हो रहा था। बट डचिस कैप्चर्ड जकार्ता फ्रॉम द पोर्चुगीज। ठीक है, डचिस कैप्चर्ड जकार्ता फ्रॉम द पोर्चुगीज। आगे बढ़े। 1639 गोवा, गोवा पर अधिकार। कैप्चर्ड गोवा पर संधि, संधि हो गई, एक ट्रीटी होगी दोनों के बीच में, और पुर्तगालियों को गोवा वापस मिला। ठीक है, और गोवा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 1639 में उन्होंने गोवा को भी कैप्चर कर लिया। गोवा के चारों तरफ डचेस आर्मी थी, ऑलमोस्ट कैप्चर हो गया।
पर उससे पहले ही दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो जाती है और उस ट्रीटी के तहत पुर्तगालियों को गोवा वापस मिल जाता है, पोर्चुगीज को गोवा वापस मिल जाता है। एक और उन्हें सेटबैक लगेगा 1641। याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था कि जब भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा रूल कर रहे थे, तो इस समय इन्होंने बहुत बड़े बड़े रास्तों पर नियंत्रण पा लिया था। वाब अल मंडेब की जल संधि है, हॉर्मुज की जल संधि है, मलक्का की जल संधि है, और चूंकि इन पूरे क्षेत्रों पर इनका अधिकार था, तो ये बड़े पैमाने पर टैक्स भी वसूला करते थे, बड़े पैमाने पर ये उगाही किया करते थे, कभी जहाजों को लूट लेते थे, ये सारे काम ये करते थे। पर दोस्तों 1641 में डचों ने डचों ने पुर्तगालियों से डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का छीन लिया। जो मलक्का स्ट्रेट वाला रीजन है, इंग्लिश में डच कैप्चर्ड मलक्का फ्रॉम द पोर्चुगीज, और वो बड़ा सेटबैक था। एक और मतलब एक एक करके आप देख रहे हो हर जगह पर इनका अधिकार खत्म करते जाते हैं। अब याद करो, मैंने आपको एक पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ाया था जिसका नाम था गार्सियो दी नरोन्हा, याद आ रहा है आपको? और गार्सियो दी नरोन्हा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि साहब ये वो गवर्नर है जिसने क्या किया था, तो जिसने श्रीलंका के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो अब वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 1658 में जो डच हैं, डचों ने पुर्तगालियों डचों ने पुर्तगालियों की श्रीलंका की बस्तियों पर अधिकार कर लिया। डच कैप्चर्ड द श्रीलंकन सेटलमेंट ऑफ पोर्चुगीज डच कैप्चर्ड द श्रीलंकन सेटलमेंट ऑफ द पोर्चुगीज। तो तब मैंने कहा था ना आपसे कि पुर्तगालियों के पतन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो सबसे बड़ा योगदान डच ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और आप देख भी पा रहे हैं कि एक एक करके किस तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों का सफाया करते जाएगी, पोर्चुगीज का सफाया करते जाएगी, है ना? जो साफ साफ आपको यहां पर दिख रहा है, साफ साफ आप यहां पर देख सकते। अंडरस्टूड? तो इस तरह से डच और पोर्चुगीज का कन्फ्लिक्ट हुआ और एक एक करते वो चीजों को हारते चले गए, चीजों को डिस्ट्रॉय करते चले गए। ठीक चलिए तीसरे पॉइंट पर आएंगे, और ये पॉइंट मैं आपको बोल करके लिखवाऊंगा। तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, और फिर हम एक मैप बनाएंगे। फिर हम क्या बनाएंगे? फिर हम एक मैप बनाएंगे। सी, डचों के व्यापार की प्रकृति तथा केंद्र, इंग्लिश में नेचर एंड सेंटर ऑफ डच ट्रेड। चलिए इसमें आप लिखना शुरू करें, मैं बोलना शुरू करूंगा, आप लिखेंगे। तैयार हैं? हाँ, डच ज्यादा पावरफुल थे, अनडाउटेडली डच ज्यादा पावरफुल थे। बंटम इंडोनेशिया वाली जगह है दोस्तों। भारत में तो वो बाद में आए थे, किसी ने, अच्छा मैं भी बताना भूल गया, ये जो बंटम आप देख रहे हैं ना, ये बंटम, ये इंडोनेशिया वाली जगह है। इट इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंडोनेशिया। बंटम कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है।
चलिए, डच का जो कन्फ्लिक्ट है वो ब्रिटिशर्स से भी होगा, और हम वहां जानेंगे कि ब्रिटिशर्स इनसे भी आगे, मतलब डच अगर शेर हैं तो ब्रिटिशर्स शवा शेर है, वो उनको निपटा देंगे। बेदरा का युद्ध होगा, बैटल ऑफ बेदरा होगा, और उसमें डचों का आत्मा, डचों की समाप्ति हो जाएगी। तो वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं ये बोलूं, आप लिख लेंगे इसको। चलिए मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप लिख लीजिए। देखो रिचा, इनका जो पतन है वो पूरे भारत से नहीं, नहीं पूरी डेट याद नहीं करनी है। इनका जो पतन है वो पूरे भारत से नहीं हुआ ना। हमने यही कहा कि सुप्रीमेसी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। पतन का अर्थ यहां पर ये नहीं है कि ये भारत से चले गए। यहां पर पतन का अर्थ ये है कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, उस तरह से जो डच हैं वो भारत में सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ओके, ये बात है दोस्तों मुख्य रूप से। तो वो हम पतन के रूप में उनको काउंट कर रहे हैं। गोवा दमन दीव भी उनके हाथ में रहेगा, बाकी चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। अब लिख लेते हैं पहले पॉइंट, ठीक है। वो मैं आपको, हाँ एक और है जिसे अंकित ने कहा है कि सर जो भी महत्वपूर्ण डेट है उनको आप बता दीजिए, तो वो मैं स्टार मार्क करवा दूंगा। अभी जैसे शुरुआत में चूंकि हम ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, याद रखिए। ये आपको याद ना भी हो तब भी चलेगा, बस ये याद रहना चाहिए कि कैसे पुर्तगालियों ने ये छीना है। यहां पर भी इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट जब भी आएगी तो वहां मैं आपको स्टार मार्क करवा दूंगा। तो आप अपनी कॉपी के पिछले पन्नों में हर एक डेट को लिखते जाना। जैसे अभी सबसे इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है कि कंपनियां कब भारत आई, जो शुरुआत में मैंने आपको लिखवा दिया था, और कंपनियों ने भारत में अपने पहले कारखाने कब खोले, वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें। इसमें कुल 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, लिखिए, पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके, पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके डचों ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। डचों ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। एक बार और बोलता हूं मैं, पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके डचों ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। इंग्लिश में लिखिए, डच डच मोनोपोलाइज्ड डच monopolized the spice trade. Dutch monopolized the spice trade by eliminating Portuguese. By eliminating Portuguese. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इंडोनेशिया इंडोनेशिया में भारत के वस्त्रों तथा तथा पूर्वी भारत में इंडोनेशिया के मसालों की अत्यधिक मांग थी। अत्यधिक मांग थी। अत्यधिक मांग थी। इस तरह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह डचों ने ना सिर्फ पूर्वी एशिया तथा यूरोप के, इस प्रकार डचों ने न सिर्फ पूर्वी एशिया और यूरोप के व्यापार से, पूर्वी एशिया और यूरोप के व्यापार से लाभार्जित किया, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य व्यापार से भी लाभ कमाया। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो डच कैसा ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से यूरोप वाला ट्रेड, यहां से उन्हें लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये देखा कि इंडोनेशिया के मसालों की डिमांड इंडिया में है, इंडिया के कपड़ों की डिमांड इंडोनेशिया में है, तो यहां भी वो ट्रेड करने लगे। यहां भी उन्होंने एक साइकिल शुरू कर ली। तो यहां से भी प्रॉफिट, यहां से भी प्रॉफिट,
तो अक्षय कुमार आ गया, पैसा ही पैसा होगा, है कि नहीं। डच डच और वो ट्रांसपोर्टेशन कर ही रहे थे, डच जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर ही रहे थे। इंग्लिश में लिखिए, देयर वॉज अ देयर वॉज अ डिमांड ऑफ देयर वॉज अ डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंडोनेशिया। देयर वॉज अ डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंडोनेशिया and and Indonesian spices in India and Indonesian spices in India. Thus Dutch Dutch did not only earn profit between European and East Asia trade, did not only European and East Asia trade, but also but also between but also between इंडोनेशिया एंड इंडिया ट्रेड। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, वे लिखें डच, ऐसा लिखें डच भारत में पूर्वी द्वीप समूह से मसाले, जापान से तांबा लाते थे और वे भारत में पूर्वी द्वीप समूह से मसाले तथा जापान से तांबा लाते थे और भारत से नील, अफीम, सूती वस्त्र, चावल आदि का निर्यात करते थे। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इससे उनको फायदा क्या हुआ। इंग्लिश में लिख लीजिए पहले, दे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल इंडिगो ओपियम एंड राइस फ्रॉम इंडिया and imported spices from Indonesia and copper from Japan अब इसमें लाभ समझो, देखो पहले समझो इस बात को, फिर मैं अगला पॉइंट लिखवाऊंगा और अगले पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना। एक बात समझें कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो पुर्तगाली क्या करते थे, पुर्तगाली भारत से चीजों को लेकर के जाते थे। जैसे मान लीजिए कि भारत से वो 1 किलो काली मिर्च लेकर के गए, तो इसके बदले में उन्हें क्या करना होता था कि इसके बदले में उन्हें भारत या तो गोल्ड लाना पड़ता था या तो इंडिया में सिल्वर लाना पड़ता था। ठीक है, हाँ ये बात सच है कि वहाँ यहाँ पर लाइसेंस के द्वारा कुछ पैसा बना रहे थे, कुछ पैसा ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी बना रहे थे, पर वो इतना पैसा नहीं बना रहे थे कि सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके, तो उन्हें गोल्ड और सिल्वर भारत लेकर के आना पड़ता था। और हमने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि इस समय यूरोप में एक नई आर्थिक विचारधारा उठी हुई है। इस समय यूरोप में एक नई इकोनॉमिक आइडियोलॉजी आई हुई है जिसे हम मर्केंटिलिज्म या वणिकवाद के नाम से जानते हैं। और वणिकवाद क्या कहता है कि एक देश को कम से कम चीजों का आयात करना चाहिए और अधिक से अधिक चीजों का निर्यात करना चाहिए, ताकि एक देश के पास सोना और चांदी अधिक से अधिक मात्रा में हो सके।
लेकिन पुर्तगाल के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। तो जब डच इंडिया आए तो उन्होंने सोचा कि यार हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी भारत पहले गोल्ड या सिल्वर लेकर के जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम सामान लेकर के जाएंगे। तो इसका उन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला। उन्होंने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं कि भारत, चाइना, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, हम पहले इनके बीच में व्यापार करते। तो वो इन सब के बीच में व्यापार करते। वो भारत से कुछ चीजें इंडोनेशिया ले जाते, इंडोनेशिया से कुछ भारत लेकर के आते, इंडोनेशिया से श्रीलंका, श्रीलंका से भारत। एक बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग रूट उन्होंने बना दिया। और ये ट्रेड इतना भयंकर हो चुका था दोस्तों कि इससे डच को इतना पैसा मिलने लगा कि यहां से वो पैसा कमाते और उस पैसे का प्रयोग करके वो पूरा का पूरा सामान खरीद करके यूरोप ले जाते। तो अब आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉफिट है। यूरोप उन्हें सिर्फ सामान ले जाना है, बदले में यूरोप के कुछ से कुछ भी नहीं लाना है। ठीक है, ये डच का मॉडल। डचों ने पहले आंतरिक मॉडल बना ली कि यहाँ का पैसा यहाँ, यहाँ का पैसा यहाँ, यहाँ का पैसा वहां, ये करते रहते। और यहां से जो प्रॉफिट उन्हें मिलता, उस प्रॉफिट से वो सामान खरीदते इन सभी देशों से और उस सामान को वो यूरोप भेजते। तो ये कहते हैं कि अब एक जगह आपका ऐसा हो गया कि एक जगह के लाभ से आपने दूसरे लाभ को कमा लिया। मान लीजिए कि यहां से टोटल उन्हें लाभ 100 रुपए का हुआ। उस 100 रुपए से उन्होंने सामान खरीदा, उस सामान को यूरोप में कम से कम कुछ नहीं तो 300 से 400 रुपए में ये बेचते थे। तो वहां उन्हें प्रॉफिट होने लगा। तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। ठीक है, वो चूंकि बैटल ऑफ बेदरा हार गए, और सच बात यह है कि डचों का इंडिया पर फोकस था भी नहीं। उनका ज्यादा फोकस इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस था। डचेस ने इंडिया में ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ये बड़ा अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था, जिसकी वजह से वो सोना चांदी खर्च किए बिना ही भारत के क्षेत्रों में या यूरोप में एक लाभ वाला व्यापार कर पाए। तो अब आखिरी पॉइंट लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंक्लूजन के रूप में लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपने जो पॉइंट लिखे हैं उसमें कंक्लूजन के रूप में लिखिए। इस प्रकार इस प्रकार, डचों ने एक ऐसी व्यापार प्रणाली का निर्माण किया। इस प्रकार डचों ने एक ऐसी व्यापार प्रणाली का निर्माण किया जिसके तहत उन्हें उन्हें सोना या चांदी खर्च किए बिना सोना या चांदी खर्च किए बिना आंतरिक व्यापार से अर्जित लाभ अर्जित लाभ के द्वारा यूरोप से व्यापार होने लगा। यूरोप से व्यापार होने लगा। इंग्लिश में लिखें, एन एडवांटेज टू द डच एन एडवांटेज टू द डच from this trade was that they did not have to spend gold or silver, comma, trade could be carried out only on the basis of exchange, only on the basis of exchange, only on the basis of exchange। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड था। तो मजा आया आपको व्यापार समझने में। ये डचों का खतरनाक सा एक व्यापार का सिस्टम है जो आपको याद रखना। ठीक है, ये कहते हैं दिमाग लगाना। तो बड़ा दिमाग लगाया डचों ने, है ना, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग। बहुत बेहतरीन व्यापार वाकई, खर्चे के बिना। एक बार पीछे कर दीजिए थोड़ा सा।
ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा आरती और रौनक। ठीक। मलक्का जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब क्षेत्रों को मलक्का कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, अगले बार से मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और स्लो बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलो भैया, आखिरी एक मैप बनाना है आप लोगों को। एक मैप बनाना है, मैं मैप निकाल दे रहा हूँ आपके सामने, और उस मैप के द्वारा हमें डचों के व्यापारिक केंद्रों को समझना है कि डच के व्यापारिक केंद्र आखिर कहाँ थे। मैप तो नहीं है, चलो मैप हम कल बना लेंगे, आज हम आगे वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ठीक है। मैप हम कल बना लेंगे, आज हम अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। मैप यहाँ है नहीं अभी। चले, अगला टॉपिक लिखें डी, डचों का पतन, डिक्लाइन ऑफ डचेस। डिक्लाइन ऑफ डचेस, डचों के पतन की बात अब हमें करनी है कि डचों का पतन कैसे हुआ, डचेस का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो देखिए, इसके लिए एक युद्ध जिम्मेदार है, बेदरा का युद्ध, जो कर्नाटक में आता है, और ये युद्ध 1759 में हुआ था। बैटल ऑफ बेदरा जो कर्नाटक में आता है, और ये 1759 में हुआ था। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो एक तरफ इस युद्ध में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे स्टार लगा लो, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और ये युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। तो ये युद्ध डच, ये युद्ध डच, और दूसरी तरफ इस युद्ध में थे अंग्रेज, और अंग्रेजों की ओर से इसमें लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों की इसमें जीत होती है, और डचों की इसमें हार होती है। और इसके बाद डच भारत छोड़ करके चले जाएंगे, और अब वो अपना पूरा फोकस किस पर करेंगे? अब वो अपना पूरा फोकस इंडोनेशिया पर करेंगे। तो डचों ने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 150 सालों तक भारत और इंडोनेशिया दोनों के व्यापार से लाभ कमाया। बट 1759 में डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल ऑफ बेदरा हुआ, और बैटल ऑफ बेदरा की वजह से डचेस इसमें हार गए, अंग्रेज इसमें जीत गए। और फिर डचों ने निर्णय लिया कि अब वो भारत में काम नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ इंडोनेशिया पर फोकस करेंगे, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस पर फोकस करेंगे, और वहां से वो लाभ कमाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। लेकिन सवाल वही है जो हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था कि सर आखिर इस पतन के क्या कारण थे? पतन के, सर आखिर इस पतन के क्या कारण थे? रीजंस ऑफ डिक्लाइन। तो अब हम पतन के कारणों को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला जो इसका कारण है वो है दोस्तों, बड़ा सिंपल कारण है, अंग्रेजी, अंग्रेजी नौ सेना की सर्वोच्चता, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश नेवी, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश नेवी, ये पहला कारण है। ब्रिटेन की जो नौसेना है वो कई गुना बेहतर थी डचों से, ये कारण रहा। कहा जाता है कि 1700 के बाद, 1700 के बाद डच कंपनी में, डच कंपनी में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया था।
ठीक है। इंग्लिश में इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इन डच कंपनी आफ्टर 1700। ठीक है, और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया था। एक और बात है कि डचों के पास अंग्रेजों अंग्रेजों जितने संसाधन नहीं थे। देखो, ब्रिटेन एक बहुत बड़ी कंट्री है। डच के कंपैरिजन में ब्रिटेन एक बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रिटेन एक बहुत बड़ी देश है। तो ब्रिटेन के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, डच के पास कभी भी इतने रिसोर्सेस नहीं थे। डच डिड नॉट हैव द sufficient resources in comparison to the Britishers. Dutch did not have sufficient resources in comparison to the Britishers. ये बात हो गई। ठीक है, अगली बात यहां पर आप समझें तो बैटल ऑफ बेदरा तो हो ही गया, वो आप लिख ही देंगे। ठीक है, इसमें अगला आता है कि डच कंपनी के अधिकारियों का कम वेतन। डच कंपनी द्वारा अधिकारियों को कम वेतन, लो सैलरी ऑफ डच एम्प्लॉय। और आखिरी में आप लिखें डचों का आरंभ से ही भारत की अपेक्षा पूर्वी द्वीपों के व्यापार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रहा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, उन्हें उतना फर्क भी नहीं पड़ा, उन्होंने दोबारा कोशिश भी नहीं की। इंग्लिश में हम इसे इस तरह से लिख रहे होंगे कि डच डिड नॉट फोकस a lot on India in comparison to ईस्टर्न आइलैंड्स। ठीक, तो ये डचों के पतन के कारण रहे। ठीक, तो आज हमने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर ली। कल हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये टाइटल मैं चेंज करवा दूंगा, उसमें हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी करा देंगे। ठीक है, चलिए। ओके, समझ में आया टॉपिक? बेसिक टॉपिक है, बेसिक फैक्चुअल चीजें हैं। एक बार आप पोर्चुगीज के बारे में समझ गए तो फिर दूसरी कंपनियों के बारे में समझने में आपको समस्या नहीं जाएगी। बताइए, सारी चीजें क्लियर हैं? एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ कि जब मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्या आप लोग लिख नहीं रहे हो मेरे साथ? अगर लिख नहीं रहे हो तो कमेंट करने का समय कैसे मिल रहा है आप लोगों को? देखो, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। कल मेरे पास, मैं एक बहुत रियल इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुन, 2 मिनट मेरी बात सुन। कल मेरा एक स्टूडेंट मुझे मिला, बड़े गुस्से में था, कह रहा था सर आपने पढ़ाया कुछ भी नहीं आया, हमारा सिलेक्शन आपकी वजह से नहीं हुआ। ये सारी बातें उसने मुझसे बोली। मैं समझ गया कि ये फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, मैंने उससे 2-3 बातें पूछी। मैंने कहा बेटा आपने पढ़ा था, ईमानदारी से बताओ कि क्या आपने मुझसे अभी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी जब मैं पढ़ा रहा था? तो उसने कहा सर हमने शुरुआत के 4-5 लेक्चर देखे थे, फिर हमें लगा कि हमारा प्रीलिम्स है तो हम मेंस के लिए क्यों पढ़ें। ठीक है, हमने कहा ठीक है बेटा, आपने यूनिट 10 देखा था जो मैंने पढ़ाया था? सर हमने लेक्चर नहीं देखे, हमने बस नोट्स पढ़ लिए थे। फिर तीसरा, मैंने कहा यूनिट 9 के वीडियोस आपने देखे? बोलते सर वहां पर भी मैंने लेक्चर नहीं देखे, मुझे लगा पुराने लेक्चर हैं क्या चीज़ें होंगी, तो मैंने उसके नोट्स पढ़ लिए। ठीक है, फिर मैंने उससे कहा कि बेटा 30 प्रश्न आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, 30 प्रश्न।
30 में से 27 प्रश्न सीधे वो आए हैं जो मैंने पढ़ाए, सीधे। तो कई बार होता यह है कि हम बस फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते, और मैं तुरंत समझ गया था कि फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि मैं तो पेपर देख के आ गया था और मुझे पता चल गया था कि हाँ इतने प्रश्न आए हैं मेरे पढ़ाए हुए से। पर मैं समझ गया था कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तो अधिकांश पता है दोस्तों क्या होता है, जब आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे, जब आप पेपर देने के लिए जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप कभी भी अपने आप पे ब्लेम डालोगे ही नहीं, क्योंकि हम डरते हैं अपनी गलती मानने से। हम बहुत डरपोक होते हैं इन मामलों में। हम हमेशा कोशिश क्या करेंगे कि किसी दूसरे की गलती डाल देते हैं, ताकि लोगों को बताने के लिए हो जाए कि नहीं हमने तो अच्छा पढ़ा था, इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं। ये गलत अप्रोच है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, देखो हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बेसिक चीजें बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप लिखेंगे ही नहीं, आंसर नहीं लिखेंगे, तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है। आखिरी में आप जाओगे और आप बोल दोगे कि फला फला टीचर से हमने पढ़ा था, उसने नहीं पढ़ाया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, मैं आपकी गलती चाहता, आप पढ़े ही नहीं, आप लगे रहे दूसरी बातों में। अभी भी आप ब्लेम ग्लेम में लगे हो, इसको ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम कर दो, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बुरा नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। स्टॉप डूइंग इट। 10वीं क्लास है हमारी, कुछ फायदा नहीं होगा इन चीजों। देखो बात, एक सच्चाई ये है कि मैं ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। दूसरा, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर मत पढ़ो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ऐसे समय खराब मत करो, मेरा आपसे ये निवेदन। पढ़ने आए हो, बहुत ईमानदारी से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन जरूर आएगी, और वो किसी ना किसी पे निकलती है। फिर वो शांत हुआ, फिर वो उसने बोला कि हाँ सर मेरी गलतियां हैं, मैं नहीं समझ पाया, तो ठीक है बात, ओके। लेकिन फ्रस्ट्रेशन बड़ी खतरनाक चीज होती है दोस्तों, किसी ना किसी पर आप फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, बिना ये जाने कि आपने वो चीज पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय कमेंट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक भी कमेंट नहीं देखता, ठीक। और जब मैं कमेंट नहीं देखता तो किसको इम्प्रेस कर रहे हो ये मुझे भी नहीं पता। तो जब मैं कमेंट ही नहीं देख रहा, तो उससे बेहतर है कि आप पढ़ लो, अपनी एनर्जी वहां मत गवाओ, बढ़िया कमेंट सेक्शन ऑफ करके ध्यान से पढ़ो चीज़ों को, ठीक। तो उम्मीद यही है कि जो 2 प्रश्न मैंने आपको लिखने के लिए दिए हैं, उनका जवाब आप कल जरूर लिख करके लाएंगे, और फिर हम कल ब्रितानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू।